लगने के बाद ही साथ साथ कंप्यूटर बीएड टीचर लग गए, टीचर थर्ड ग्रेड टीचर लग गए शुरू में। ऑब्वियसली जब हम सोचते हैं, हम ग्रामीण प्रस्फुटन के बच्चे हैं सब लोग, जब गांव से बाहर निकलते हैं तो हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे सपने छोटे होते हैं, हम बहुत बड़े सपने देखते हैं। उन एस्पिरेशंस और ड्रीम्स को पूरा करने का मादा भी हम लोग रखते हैं। हमारी उड़ान बहुत ऊंची होती है, हमारे पंख भी बहुत मजबूत होते हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हम एक बार के लिए छोटा समझौता करने की स्थिति में होते हैं। मसलन यूं मान लीजिए कि शेर 4 कदम आगे जाने के लिए 2 कदम पीछे लेता है बस। तो वो दिमाग में एक मोटा खाका तो था, लेकिन चूंकि नौकरी जरूरी होता है, हम लोग जानते हैं, तो मैंने टीचर का नौकरी ज्वाइन कर लिया। नौकरी लग गई जयपुर में, एक सांबर ब्लॉक के अंदर एक नांद्री प्रतापपुरा गांव है, वहां पर नौकरी करते रहे, 2-3 साल नौकरी किया। तो ये थोड़ी पर्सनल चीज है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस नौकरी के दौरान भी तैयारी तो कर ही रहे थे। मैंने सोचा यार ये जी घुटता है यहाँ, नौकरी वोकरी तो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं 2009 में मैंने क्या किया, सिविल सर्विसेज का वही मैं बता रहा हूँ ना कि वो सपने तो होते हैं हमेशा से अंदर, वो दब जाते हैं, मरते थोड़ी हैं। 2009 में दिल्ली चले गए। 2009 में अपने ही हॉस्टल के सीनियर हैं राजकुमार भाई साहब और रामनिवास भाई साहब, उनका आईएएस और आईपीएस में चयन हुआ था। सिक्किम कैडर में थे, फिर रामनिवास भाई साहब जो हैं वो 2015 में झारखंड में आईएएस में चले गए। 2009 की बात है ये। पहले से दिमाग में था, ऐसा नहीं है कि वो उनकी वजह से गए थे, लेकिन एक बूम आया कि बहुत सारे लोग गए थे तो दिल्ली चले गए सब। उस वक्त यूपीएससी में 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे। तो मैंने, हालांकि ग्रेजुएशन में मेरा हिस्ट्री नहीं था, लेकिन इंटरेस्ट था, तो हिस्ट्री ऑफ किया एक तो, और एक फिलोसफी। उस वक्त प्रचलित सब्जेक्ट हुआ करता था, ऑप्शनल अगर आप रखते हैं तो फिलोसफी लिया करते थे। मैंने 2009-10 में, नौकरी यहाँ टीचर का मेरा चल ही रहा था, उस दौरान मेरा सीपीओ सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट में भी चयन हुआ था। अंतिम रूप से मैं उसमें गया नहीं, क्योंकि शिक्षक की नौकरी मिल गई थी। तो सोचा कि यार सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लेते हैं, अभी इनके अंदर हमें समय नहीं मिल पाएगा। 2009-10 में 1 साल वहां मैंने कोचिंग करी, हिस्ट्री पढ़ा ऑप्शनल के तौर पर, फिलोसफी पढ़ा ऑप्शनल के तौर पर। 2010 में आरएस का वैकेंसी आया। जैसी जर्नी एक गूज़बम्प्स वाली एक जर्नी थी, और इससे एक इंस्पिरेशन टाइप का हमें फील हुआ। बेसिकली जब हम लोग कोचिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि कोचिंग करें या ना करें तैयारी स्टार्ट करते समय। तो उस पे मैं आपके थॉट्स जानना चाहूंगा। आप कोचिंग कर सकते हैं, ये कोई बहुत, आप बहुत ज्यादा नहीं सोचें, लेकिन एक जरूर इसमें सुझाव, कोचिंग करें ना करें ये आपका व्यक्तिगत निर्णय होगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोचिंग शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ पढ़ लीजिएगा। मसलन कोचिंग शुरू करने से पहले आप अपनी बेसिक जो चीजें हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इनकी जो बेसिक चीजें हैं उनको आप तैयार करके ही किसी क्लास में जाइएगा। अगर आप ये उम्मीद करके जा रहे हैं कि सारी की सारी चीजें ही कोचिंग मुझे पढ़ा देगा या कोई टीचर मुझे सिखा देगा, तो इस प्रकार की चीजें नहीं होने वाली। एक ये भी बात रहती है साहब कि इस जैसे मार्केटिंग कल्चर में बहुत कंफ्यूजन रहता है, काओटिक चीजें रहती है कि कौन सी कोचिंग में जाएं। लाइक सभी अपना अपना बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि हम ही ने सारे सिलेक्शन किए हैं इस बार। तो उस कल्चर में कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सी सही कोचिंग है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं बहुत ज्यादा उसके अंदर फर्क नहीं कर पाऊंगा कि किसमें क्या अच्छी क्वालिटी, क्या बुरी क्वालिटी। सभी लोग सिलेक्शन देते हैं, जो भी जयपुर के अंदर 2-3-4 नामी कोचिंग्स, वो सभी सिलेक्शन देते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से उसको लेते हैं। इसका कोचिंग का रोल उतना नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हैं, जितना उसको समझ रहे हैं ना, वो आप बिल्कुल अभी, जैसे मैं भी आपकी एज में जाकर के उस चीज को देखूं कि मैं क्या सोचता था, मैं भी आपकी तरह ही सोचता था। लेकिन आज मैं मेरे अनुभवों के आधार पर ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि जो कोचिंग्स हैं उनका रोल उतना नहीं है जितना आप समझते हैं। और उतना कैसे नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कि वो आपको एक गाइड कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं क्या और कैसे पढ़ना है, किस प्रकार से तैयारी करना है, कहाँ आपके उत्तर के अंदर कमियां आ रही हैं। लेकिन अल्टीमेटली मेहनत आपको ही करनी है। वो अच्छी चीज बताते हैं तो उन अच्छी चीजों को ग्रहण करके आपको मेहनत, उन चीजों को अपने उत्तर में ढालने की जिम्मेदारी आपकी है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे वैसे अभी जैसे ही आरएस का रिजल्ट आया उसके बाद में एक चर्चा ने जोर पकड़ा कि आरपीएससी और अन्य बोर्ड्स के अंदर एक तो करप्शन और एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। तो उस चीज में हमें मतलब कितना उस चीज के बारे में
चिंता करने की या सोचने की जरूरत है, क्या रियलिटी है उसके पीछे। इंटरव्यू के अंदर भी करप्शन की काफी होती है। दो स्थिति में सोच, आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई साहब। अब सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ अब आ रही है। ठीक है, देखो करप्शन आरपीएससी के अंदर है या नहीं है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस आरपीएससी में है या नहीं है, ये सोचने की स्थिति दो स्थिति में आपकी हो सकती है। या तो आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, या फिर आप एसीबी के डीजी हो। अगर आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तो आप कुछ कर सकते हैं इसके अंदर की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को कम करना है, कैसे करना है। अगर आप एसीबी के डीजी हो ना, तो भी आप कुछ कर सकते हैं। यार एक स्टूडेंट क्या कुछ कर सकता है? तो ये सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है जो हमने हाथ में नहीं है। अभी भूकंप आ जाएगा और ये ऊपर से छत गिर जाएगी, क्या करेंगे? उस चिंता को लेके बैठ जाएंगे, बाहर थोड़े निकलेंगे। यार चलो बाहर चलते हैं, यहाँ से भूकंप से ये जो बिल्डिंग है वो गिर सकती है। भिखारी रोटी मांगने के लिए आ जाएंगे, इस डर से हम रोटी खाना थोड़ी छोड़ देते हैं। जो चीजें हमारे बिल्कुल बियॉन्ड है, बस में नहीं है, उनके बिल्कुल विचार नहीं करना। अगर अच्छा होता है तो भी तुम क्या बिगाड़ लोगे, नहीं होता है तो भी तुम क्या कर लोगे? बिल्कुल ठीक बात है भाई साहब, पूरी तरह से सहमत हैं इस बात से। अच्छा, एक ये सवाल। जिस दिन ये मौका आएगा उस दिन देख लेना। अभी तो बिल्कुल इररिलेवेंट क्वेश्चन है। अभी तो अभी फालतू में अच्छा बहस करनी है किसी से, अगर साथ वालों से ज्ञान के आधार पर कि मुझे इतना नॉलेज है कि करप्शन किस लेवल तक है और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किस लेवल तक है, तो अपने आप को कुछ सुपीरियर दिखाने के लिए अगर कुछ फैक्ट्स आपको चुनने हैं तो आप कर सकते हैं, बशर्ते इसका कोई तुक नहीं है। ठीक है भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। एक नोट्स मेकिंग को लेके बहुत डाउट रहता है कि नोट्स मेकिंग किस तरह से करें और नोट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। यार हो सकता है मेरे से ज्यादातर लोग डिसएग्री करेंगे इस मामले में, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है कि नोट्स बनाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। उसमें मेरा जो अप्रोच है वो कुछ अलग रहा है, तो खूब काम किया उस अप्रोच ने। एक महीने पढ़ करके भी यूपीएससी का मेंस पास किया है, तो खूब काम किया। क्या है वो? जैसे पिछली बार मैं सीबी सर के साथ बैठा था, तो उस वक्त भी मेरा यही जोर था कि आप कीवर्ड्स को पकड़िए। आप जो नोट्स बनाते हैं वह वस्तुतः आपका कीवर्ड्स ही होता है, इसलिए आप जो भी चैप्टर है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपका मटेरियल है, उसमें कीवर्ड्स को बेस बना करके चलिए उसकी। बस उन्हीं कीवर्ड्स को आप रिवाइज कीजिए। आप उन कीवर्ड्स की लैंग्वेज बना करके अलग से नोट्स बनाने की बजाय वो वाला जो टाइम है वो पढ़ने में जाए, वो पढ़ने में उसको इन्वेस्ट कीजिए। प्लस आप आंसर राइटिंग के अंदर उसको लगाइए। आप नोट्स बनाने के लिए अलग से इस प्रकार से बैठेंगे तो बहुत ज्यादा समय भी लग जाएगा, बहुत ज्यादा एनर्जी भी लग जाएगी। तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से कीजिए उसको। बिल्कुल ठीक बात है साहब। एक ये जनरल डाउट होता है खासतौर से जब शुरुआती फेज में होते हैं कि एक वीक तक बहुत अच्छी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं, उसके बाद में कभी लो फील होता है तो उस दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो एक जो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल कह सकते हैं या कंसिस्टेंसी कह सकते हैं, वो किस तरह से लानी चाहिए? कंसिस्टेंसी नहीं रहती है और रखनी भी नहीं है। हम इंसान हैं, ठीक है, हम मशीन नहीं है। मशीन में रहती है कंसिस्टेंसी, उसमें जब तक एनर्जी है तब तक रहती है। हम इंसान हैं, हमारे अंदर भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, इसलिए इन चीज़ों को बहुत ही सामान्य लीजिए। हम लो फील करते हैं, हम दुख होते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, दैट्स इट। जिस दिन लो फील हो रहा है उस दिन कम पढ़ लो, जिस दिन हाई फील हो रहा है ज़्यादा पढ़ लो। उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि लो फील हो गया इसका मतलब मेरा कैरियर आज ही डिसाइड हो गया, और एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है तो बस हो गया सिलेक्शन। बस लोड नहीं लेना उसका। ठीक है। एक जनरल डाउट मीडियम से जुड़ा हुआ रहता है कि मीडियम का कितना रोल है, और मीडियम के लिए दोनों ही चीजों में कि आरपीएससी में तो कितना, आरपीएससी से जुड़ी एग्जाम आरएस में और आईएएस में कितना रोल है मीडियम का? हाँ, यूपीएससी में रोल है, बेशक रोल है। खासकर पिछले कई सालों से यह ट्रेंड सा धीरे धीरे बनता जा रहा है। डेटा ये कहते हैं, मैं नहीं कहता, डेटा ये कहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन हिंदी मीडियम का बहुत कम है। उसके कई सारे रीजन, कई सारे एक्सप्लेनेशन हैं, हम उनमें नहीं जाएंगे। आप आपका हिंदी मीडियम है, क्या इंग्लिश मीडियम ले सकते हैं आप? अगर आपका हिंदी मीडियम है और कोई ये कहे आपको कि यार यूपीएससी के अंदर इंग्लिश मीडियम वालों का सिलेक्शन ज्यादा है, तो आप ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते ना, पहली चीज ये। दूसरी चीज, कंफ्यूजन उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि यार मेरा इंग्लिश मीडियम भी अच्छा है, मैंने पढ़ाई जैसे बीटेक की करी है या एमबीबीएस किया है, या फिर मुझे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊं
तो मैं इंग्लिश मीडियम ले लूँ, और हिंदी मीडियम भी मेरा अच्छा है। अगर ऐसे ट्रांजिशन फेज वाले जो लोग हैं, जो परिधीय क्षेत्र के लोग नहीं होते, तो हिंदी मीडियम भी ले सकते हैं, इंग्लिश मीडियम भी ले सकते हैं। उनके लिए मेरा एक सजेशन है, यूपीएससी के लिए आप डेफिनेटली इंग्लिश मीडियम लीजिए, इसमें कोई किंतु आरएस नहीं है। में भी, आरएस में क्या हिंदी मीडियम बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को चूज करना पड़ता है उन दोनों के बीच में? तो हाँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को चूज करने के लिए अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी ले लीजिए, और इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश ले लीजिए। बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आरपीसी के अंदर भी धीरे धीरे इस प्रकार का ट्रेंड बनता जा रहा है कि इंग्लिश मीडियम वालों के अच्छी खासी सिलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जो चीज आपकी अच्छी है ना वो लीजिएगा, माहौल बनाने के लिए मत लीजिएगा, या फिर ये सोच के कि उसमें ज्यादा नंबर आएंगे। आरपीएससी में तो आरपीएससी में ये सोच के मत लीजिए कि इंग्लिश मीडियम लूंगा तो कम आ जाएंगे या ज्यादा आ जाएंगे, हिंदी मीडियम लूंगा तो ये बेनिफिशियल हो जाएगा। आप आंसर किसमें अच्छा लिख सकते हैं वो देख लीजिएगा एक बार। एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ सवाल था कि एनसीईआरटी कितने टाइम में पढ़ें, और क्या एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, और किस तरह से पढ़ें, कौन सा तरीका बेस्ट होगा एनसीईआरटी के लिए? हाँ बिल्कुल, देखिए एनसीईआरटी जैसा मैंने पिछले वीडियो में बात की थी कि सभी कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, सभी पढ़ते भी हैं, सभी टीचर्स कहते हैं, सभी स्टूडेंट्स कहते हैं, सभी सीनियर जिनका सिलेक्शन है वो भी ये बात करते हैं। लेकिन एनसीईआरटी को थोड़ा सा आप लॉजिकली और स्मार्ट तरीके से पढ़िए, और वो लॉजिकल और स्मार्ट तरीका ये है कि आप कोई भी एनसीईआरटी उठा लीजिए। पहली बात तो पढ़ना जरूरी है, और जो एनसीईआरटी आप उठा रहे हैं उसको उस लेवल पर जाकर के पढ़िए। मसलन आप अगर 6वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो 6वीं और 8वीं के जो स्टूडेंट हैं उनकी तरह पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे? चैप्टर आपने उसको किया है, उस चैप्टर को कंप्लीट करने से पहले उसका प्रत्येक पैराग्राफ में जो कीवर्ड है उन कीवर्ड को राउंड कर लीजिए। क्या उस कीवर्ड को आप बिल्कुल सर्कल कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद अगले चैप्टर के ऊपर आप जाइए। लेकिन उससे पहले जो उस चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिनको एक 8th क्लास का 9th क्लास का स्टूडेंट करता है, उन क्वेश्चंस को आप उसी स्पिरिट में कीजिए जिस स्पिरिट के अंदर एक स्टूडेंट करता है। मसलन आप एक कॉपी उसके अंदर रखिए, आपका एक नोटबुक रखिए, उस नोटबुक के अंदर उन क्वेश्चंस को आंसर लिखिए, उसी चैप्टर जो आपने पढ़ा है उसी के बेस पर, तब जाकर के आपको हो सकता है कि एनसीईआरटी बहुत अच्छी बेनिफिशियल होगी। अब अगर किसी के सवाल है तो वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अदरवाइज हैंड रेज कर सकते हैं, और वीडियो ऑन करके भी अपन कुछ बिल्कुल गिने चुने सवाल लेंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरा ये प्रश्न है कि अगर हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करके सेल्फ स्टडी करें तो उसमें मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन में और सिलेबस कवर करने में, और एक दिन में मतलब कितना टाइम पढ़ना चाहिए उसके लिए कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर हो जाए? ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट हो गई है तो आदर्श समय 1 साल माना जाता है, चाहे आरएस हो चाहे आईएएस हो, दोनों के लिए। और लगभग आप 6-8 घंटे रोज पढ़िए। हो सकता है कभी 4 पढ़ें, कभी 6 पढ़ें, 8 पढ़ें, लेकिन 6-7 6-7-8 6-7 6-7 घंटे अगर रोज पढ़ेंगे तो लगभग 1 साल में आपका सिलेबस अच्छी तरह कवर हो जाएगा, प्री और मेंस दोनों का। मैं धर्मेंद्र को इनवाइट करना चाहूंगा, वो सवाल पूछने चाहते हैं। धर्मेंद्र प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग धर्मेंद्र। सर मेरा ये सवाल है कि जैसे आपको यूपीएससी इंटरव्यूज का एक लंबा एक्सपीरियंस है, तो आपके अनुसार हमें अभी से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हमारा इंटरव्यू में मतलब बेस्ट प्रिपरेशन हो सके? क्योंकि इंटरव्यू एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का या व्यक्तित्व के विकास का ही जरिया है जिसको मतलब इंटरव्यू में देखा जाता है। तो हम स्टूडेंट लाइफ में अभी से क्या ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं जिसके थ्रू हम इंटरव्यू में अपने आप को बेस्ट प्रेजेंट कर पाए? यूपीएससी में मेरे बहुत कम नंबर भी आए, बहुत अच्छे नंबर भी आए। मसलन 138 नंबर भी आए हैं और 184 नंबर भी आए हैं। ठीक है, तो एक कम नंबर भी आए, अधिक नंबर भी आए। लगभग 5 बार, लगभग क्या फिक्स 5 बार मैंने इंटरव्यू दिया, और असिस्टेंट कमांडेंट का इंटरव्यू दिया 2008 में, यहाँ भी दिए। तो उस अनुभव के आधार पर मैं एक बात बता दूं आपको, इंटरव्यू के लिए बहुत ही साधारण सी बातें हैं। क्या? सुबह टाइम पर उठिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, अखबार पढ़िए, दोस्तों से ठीक तरीके से बात कीजिए, अपनी भाषा के अंदर अच्छे और कायदे के शब्दों को रखिए। अपनी डिबेट के अंदर, अपनी डिबेट का जो स्तर है उसको वितंडा मत कीजिए। एक शब्द होता है वितंडा, वितंडा का मतलब होता है जो हम लोग करते हैं, जब आप लोग ग्रेजुएशन के अंदर होते हैं, हम लड़ाई करने पर उतार हो जाते हैं अपनी बात को सही साबित करने के लिए, चाहे वो गलत है या सही है। तो अब मेरी जो बात बताई ना उसको अच्छे से सुन लीजिए।
सबसे पहले अपना जो डेली जो लाइफ है उसको थोड़ा व्यवस्थित, फिर उसके बाद हम बातचीत करने के तरीके में थोड़ी सभ्यता, थोड़ी सी तरीका लाइए। फिर हमारे जो नॉलेज है उसको किस प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, कम नॉलेज को भी बेहतर तरीके से प्रस्तुत करके हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। उसको धीरे धीरे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर लाइए। अपने माता पिता को, अपने पेरेंट्स को और अपने दोस्तों को पूछिए कि मेरी बातचीत करने के तरीके में क्या प्रकार की कमियां हैं, और अभी से उसको थोड़ा सा धीरे धीरे ब्रश अप करते जाइए, हो जाएगा, इजी है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। हेलो। हाँ भाई साहब, मैं हॉस्टल से ही हूँ, अभी मैं यहाँ हाँ कुछ दिनों पहले आया। भाई साहब मेरा एक सवाल है, जैसे कि मैं वर्किंग प्रोफेशनल, मैं बैंक में हूँ फिलहाल, और बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मेरी सर्विस काफी हेक्टिक रहती है शेड्यूल मेरा, और किसी तरह से मैं जैसे कि छुट्टियां लेकर या सप्ताह में एक दिन ले ली तो 3 दिन मैनेज हो गए, इस तरह से कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा सवाल ये है कि भाई साहब जो मेरा बिजी शेड्यूल है और बैकग्राउंड से मैं इंजीनियर रहा हूँ और राइट नाउ ए बैंकर, तो मुझे दुविधा इसमें है कि जो सिलेबस जो है आरपीएससी का, तो क्या आरपीएससी कभी यूपीएससी की तरह, या जैसे यूपीएससी फोकस्ड है कि सिलेबस से बियॉन्ड कोई सवाल नहीं होगा, तो आरपीएससी के साथ भी ऐसा है क्या कि जैसे राजस्थान के लोग देवता तो लोग देवियों के बारे में ना पूछे, या कोई सवाल जैसे कि पॉलिटी के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक दे दिए, ये टॉपिक है, लेकिन अगर पॉलिटी को उठा के देखे तो लक्ष्मीकांत में बहुत सारे टॉपिक्स रखे हैं, तो क्या इनसे बियॉन्ड भी कोई सवाल कभी पूछ सकता है क्या आरपीएससी, या मैं इसी पे कंसिस्ट रहूं, इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करूं चैप्टर वाइज, ताकि मैं कम समय में इन्हीं पे फोकस कर सकूं? ये मेरा सवाल। आप सिलेबस को अच्छे से पढ़ लें, लेकिन पढ़ने का मतलब ये है कि आप उससे इस प्रकार से ना संबंधित हों कि केवल आप रट्टा मार रहे हैं। सिलेबस के अंदर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। मेरा तो निवेदन आपसे एक यही है कि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लें, वो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन आपका पढ़ने का तरीका क्या है, आपकी समझ क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, आपके डायमेंशंस क्या है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी पॉलिटी दी हुई है, सारी हिस्ट्री दी हुई है, सारी ज्योग्राफी, सारी इकोनॉमी, सारी साइंस दी हुई है, उनको आप पढ़ लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ने का तरीका थोड़ा सा ठीक रखिए। बस ठीक का मतलब हर एक पहलू को देख लीजिए उस टाइम, हर एक पहलू। जी भाई साहब, जी ये बात जैसे इस तरह से क्या, एक छोटा सा उदाहरण के तौर, जी भाई साहब एक छोटे उदाहरण के तौर पे कहूंगा कि जैसे इस बार के प्रीलिम्स के सिलेबस में 1919 और 1935 अधिनियम को हटा दिया, जो लक्ष्मीकांत का अपना पहला बेसिक चैप्टर है। अब यूं देखें तो उसकी इंपॉर्टेंस तो बहुत है उस चैप्टर की, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आरपीसी इस तरह से, मतलब वही मेरा वापस सवाल होगा कि उसको छोड़ देना ठीक है, या वो डायमेंशन को लेते हुए उसको भी पढ़ा जाए, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहेगा उसको भी पढ़ा जाए। एक बात बताओ, 1919 और 1935 आप हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में जरूर पढ़ेंगे, ठीक है? जी जी कहीं जी, ना कहीं बिल्कुल। कोई ना कोई टॉपिक आप, जैसे मैंने भी ये सिलेबस देखा है, आज ही देखा है इस सिलेबस को, तो मैंने भी ये चीज नोट की थी, जो आपकी सेम बात मैंने भी नोट की थी। मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले पिछली बार जो सिलेबस था उसको शुरू 1919 और 1935 के अधिनियम से कर रहे थे पॉलिटी वाले सेक्शन में, लेकिन अब की बार हमने 1919 और 1935 हटा दिया है। लेकिन पॉलिटी पढ़ते समय आप 1919 1935 मत पढ़िए, ना तो इतना समय है कि आप उसको बियॉन्ड जाकर के पढ़ें, और ना उसकी आवश्यकता है, आप मत पढ़िए उसको। लेकिन जो कुछ सिलेबस में उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, दैट्स इट। लेकिन जहां तक 1919 और 1935 के अधिनियम की बात है, वो आप हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में पढ़ ही लेंगे, इसलिए उन्होंने हटाया होगा इस चीज को। उन्होंने ये मान के हटाया होगा कि ये चीज जो है वो हम इनको मॉडर्न इंडिया के अंदर पढ़ने के लिए दे रहे हैं, तो जरूरत नहीं समझी होगी। जी 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 वैसे छोड़ दीजिए उसको, मत देखो उसको। हाँ, इसी के साथ अब क्योंकि जूम मीटिंग 40 मिनट की ही थी, तो अब टाइम एंड होने का है, सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। किसी का और एक सवाल हो तो बाकी फिर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू भाई साहब, आपने। थैंक यू, राहुल, थैंक यू, मेरा थैंक यू सो मच। राहुल मेरा सवाल, मैं रजत बोल रहा हूँ। हेलो, नमस्ते सर, मेरा नाम रजत है। सर मेरा सवाल ये है कि हाँ रजत, सर नमस्ते, जैसे बता। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं पढ़ता रहता हूँ, जैसे एग्जाम में, उस समय एग्जाम जैसे आती है नजदीक, तो एक सर तनाव सा हो जाता है और माइंड में वो सिचुएशन बन जाती है, एक डर सा माहौल उत्पन्न होता है। उससे कैसे अपने आप को डिप्रेशन से बाहर रखना चाहिए उस पीरियड में अपने आप को? यार ये समस्या बहुत लोगों की है, लेकिन रजत तूने बता दिया, ये अच्छी बात है। ठीक है, ये होता है भाई, मेडिटेशन करो। आजकल ये समस्या ज्यादा है, सोशल मीडिया है, फोन है, वो अगर पेन वो पेन फलाना ढीमका, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, परिवार का जो प्रेशर है, तो मेडिटेशन करो जरूर, समय पे उठो और मेडिटेशन करो, डेफिनेटली करो। बाबा रामदेव कहते हैं वैसे करने से होता है भाई।
तो करो, सिर्फ बात मत करो भाई प्लीज। आप लोगों से सबसे निवेदन है, समय टाइम पीरियड थोड़ा एक्सरसाइज करो, ठीक है? नहीं सर, थोड़ा एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो यार, होगा इससे, होगा जरूर होगा। सर एक हेलो सवाल सर। ये भी था। मैं बीच में थोड़ा रोकूंगा, 1 मिनट। अपना 2 मिनट की हो रहा है, 3-4 मिनट की हो रहा है अपने पास। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक बंद होगी, फिर दोबारा से रिज्वाइन करना पड़ेगा। 2 ही मिनट में आप दोबारा से रिज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये मैं तो सोच रहा था कि 40 मिनट में कंप्लीट करेंगे, आप थोड़ा लंबा दे रहे हैं, तो हम दोबारा से रिज्वाइन होंगे। तो अगर ये बंद हो जाए तो आपको दोबारा से रिज्वाइन हो जाना है। हाँ ठीक है, 3 मिनट की हो रहा है, उसके बाद में ऑटोमेटिक हो जाएगा। हाँ कंटिन्यू कीजिए सर। ये भाई साहब करंट, हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हम और बात कर ले। हाँ आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है आपकी, बताओ। सर मैं ये पूछ रहा था, जैसे कोई एक तैयारी में सब एग्जाम दे सकते हैं क्या सर हम? कि जैसे खूब अभी आराम से, डिप्रेशन खूब आराम से। अरे हाँ समझ गया भाई, डिप्रेशन खूब आराम से और खूब 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 बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया। जो बेसिक चीजें पढ़ो और सारी पास करो, छुट्टी, एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, थोड़ा इंग्लिश, थोड़ा हिंदी, थोड़ा रीजनिंग वगैरह किया और फिर सब सारी हो जाएंगी। सारी हुई है यहाँ तो हमने सब किए, तो सब हो जाएंगे डेफिनेटली। थैंक यू सर। सर करंट जीके को लेकर क्वेश्चन है कि करंट जीके का सोर्स क्या लें? एक मंथली मैगजीन तक अपन सीमित रखें या अलग अलग डायमेंशंस को लेकर चले? किसके लिए? सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूपीएससी के लिए या आरपीएससी के लिए? आरएस के लिए सर। आरएस के लिए करंट जीके पर बहुत ज्यादा जोर मत दो, कोई जरूरत नहीं इतना ज्यादा। देख लेना बाद में जब एग्जाम आए तब मूमूल क्रोनोलॉजी एक आध ले लेना, 1 साल का कर लेना। वो तो जो मार्कशीट को आती है वार्षिकी, उसको देख लेना। करंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा टेंशन मत लो। अभी करंट को लेकर के मत पढ़ो, जब 1 महीना एग्जाम का रहे उस टाइम देख लेना, बस दैट्स इट, 5 दिन। ठीक, कोई और सवाल है तो पूछ लें। मेरा एक सवाल ये है कि क्या यूपीएससी और आरपीएससी की प्रिपरेशन साथ में कर सकते हैं? जैसे लाइक खूब आराम से कर सकते हैं, आरपीएससी, बिल्कुल। सर आरपीएससी की जैसे कर रहे हैं और बीच में यूपीएससी की वैकेंसी आ गई, तो वो एग्जाम दे सकते हैं क्या सर? उसी की प्रिपरेशन से, आरपीएससी की खूब देखो ना, प्रिपरेशन से। खूब देखो। टेक्निकली तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन तैयारी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, खासकर मेंस के लेवल पर जाकर के। प्रीली के अंदर तो कोई डिफरेंस है नहीं, वही 5 चीजें यहाँ नहीं, वही वहाँ। थोड़ा एनवायरमेंट के ऊपर, इकोनॉमी क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा ज्यादा जोर देना है, थोड़ा करंट अफेयर्स भी अच्छा खासा आता है वहाँ पर। तो 2-3 सेक्शन वहाँ पर थोड़े अच्छे खासे आपको, जैसे एनवायरमेंट, इकोलॉजी वगैरह पोर्शन है जो यूपीएससी में अच्छे खासे 15-20 क्वेश्चन आते हैं। बाकी चीजें तो ऐसी कोई है नहीं। मेंस के लेवल पर जाकर के आपको जरूर, जैसे अभी तक अक्टूबर का यूपीएससी का जो है प्रीलिम्स है आपका, और मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से जिस लेवल पे जाके काम कर रहे हैं, अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आरपीएससी में आरएस का प्रीलिम्स भी करवा सकते हैं। बिल्कुल दीजिए, दोनों दीजिए आराम से। थोड़ा सा डिफरेंस कर लीजिएगा, जैसे एनवायरमेंट वहां पर ज्यादा पढ़ लीजिएगा, इकोलॉजी ज्यादा पढ़ लीजिएगा।